वेलकम फ्रेंड्स। आइए इस वीडियो में हम लोग एक बार फिर से 50 संभावित प्रश्नों का अध्ययन करने चल रहे हैं जो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और साथ ही साथ बीएड के अलावा यूपीएसआई, एसएससी और अन्य जो आपके एग्ज़ाम संभावित हैं होने वाले हैं, चाहे लेखपाल ही क्यों न हो, उसके लिए यह सामान्य अध्ययन का महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होगा। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि रिजर्व बैंक का जो आरबीआई है, भारत सरकार का, जिसे बैंक या सेंट्रल बैंक भी कहते हैं हम लोगों का, वह उसका लेखा वर्ष क्या है। विकल्प दिया गया है अप्रैल से मार्च तक, जुलाई से जून तक, जनवरी से दिसंबर तक और मार्च से अप्रैल तक। फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि इसका आंसर ये होगा, क्योंकि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक इसका लेखा वर्ष होता है। अगला प्रश्न भी अर्थशास्त्र से ही है। कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष चली। भारत में पंचवर्षीय योजनाएं 5 वर्ष के लिए चलती हैं, आप जानते होंगे, लेकिन इसमें से 5वीं जो पंचवर्षीय योजना थी, विकल्प सी, वह 4 वर्ष चली थी। आप जानते रहिएगा, क्योंकि यह प्रश्न कई बार रिपीटेड है, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, इन्फ्लेशन से मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है। मुद्रास्फीति का सामान्य अर्थ होता है फ्रेंड्स कि मुद्रा की मात्रा में वृद्धि। जब मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होता है तो उसका वैल्यू कम हो जाता है, जिससे वस्तुओं का एक तरह से कहेंगे कि उनका मूल्य गिर जाता है और महंगाई बढ़ जाती है। तो तीसरे प्रश्न का आंसर होगा ए, मुद्रा की मात्रा में वृद्धि। चौथा प्रश्न भारतीय इतिहास से है। वन मैन आर्मी किसे कहा जाता है। विकल्प है नेपोलियन, महात्मा गांधी, चाणक्य और सुभाष चंद्र बोस। इसका आंसर विकल्प बी हुआ, महात्मा गांधी, क्योंकि 1946-47 के दौरान जब सांप्रदायिक दंगे भारत में चारों तरफ फैले हुए थे, उस समय महात्मा गांधी अकेले ही पूरे भारत में भ्रमण कर इन दंगों को शांत कराने का प्रयास कर रहे थे। इसीलिए तत्कालीन समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने इनको यह उपाधि दी थी। पांचवा प्रश्न है कि भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे। तो भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे। विकल्प सी सही है, आप जानते होंगे। छठवां प्रश्न है, महावीर स्वामी तीर्थंकरों के क्रम में कौन से थे। हम लोग जानते हैं कि जैन धर्म से संबंधित थे महावीर स्वामी, उसके तीर्थंकर थे जैन धर्म के। और जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुई और अंतिम तीर्थंकर या 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ही थे। इसका आंसर बी है। फिर सातवां प्रश्न है कि आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है। तो अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना तो चाणक्य ने की थी, लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ माने जाते हैं। आठवां प्रश्न है कि राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं। तो राज्यसभा के पदेन सभापति प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल में से विकल्प सी सही है, उपराष्ट्रपति होते हैं, यह आप जानते होंगे। अगला प्रश्न है हम लोगों का पुनः कि रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है। तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में से विकल्प इसका बी होगा कि रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है, जानते रहिएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है। भारतीय राज्य व्यवस्था से ये प्रश्न है। प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश और उपराष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति एकमात्र पदसीन या पदासीन व्यक्ति है जो अपना जो त्याग पत्र देता है वो अपने से कनिष्ठ व्यक्ति को देता है, और वह होगा आंसर विकल्प डी, उपराष्ट्रपति। फिर है, संविधान संशोधन का अधिकार किसे प्राप्त है। मंत्रिमंडल को, संसद को, विधानमंडल को या उपयुक्त सभी को। तो संविधान संशोधन का अधिकार भारत में संसद को दिया गया है। यह भी रिपीटेड और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, जानते रहिएगा। लेकिन इस अधिवेशन को, ज्वाइंट सिटिंग को बुलाने का काम कौन करता है।
भारत का राष्ट्रपति? यह भी पूछा गया प्रश्न है। फिर 13वां प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा कौन सी है? हम लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश की पहली राजकीय भाषा हिंदी है और दूसरी राजकीय भाषा भोजपुरी है। इसे 1989 में बनाया गया था, जानते रहिएगा, यह भी प्रश्न पूछा गया है। फिर 14वां प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक स्थलीय सीमा किसके साथ स्पर्श करती है? भारत के पड़ोसी देश हैं। भारत के पड़ोसी देशों में 7 स्थलीय पड़ोसी और 3 जलीय पड़ोसी आते हैं, आप जानते होंगे। इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। इसमें इसका हम लोग कोड भी देखे थे बचपन का, MBA, और इसी के अनुसार बचपन में बी पहले आता है बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश की सीमा सबसे ज़्यादा स्पर्श करती है, और लास्ट में MBA में ए आता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की सीमा सबसे कम स्पर्श करती है, ऑर्डर क्रम है, ये कोड है, आप जानते होंगे। आंसर इसका डी है। फिर 15वां है, भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट स्थित है। प्रश्न पूछा गया है कि भारत का दक्षिणी बिंदु माना जाने वाला इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? तो निकोबार द्वीप, तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप। इसमें से इसका आंसर हो जाएगा ए, निकोबार द्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निकोबार द्वीप समूह सबसे दक्षिणी द्वीप समूह माने जाते हैं भारत के। उन्हीं के लास्ट वाले हिस्से पर यह स्थित है इंदिरा पॉइंट। मुख्य भूमि पर यह नहीं है, जबकि मुख्य भूमि पर भारत का सबसे दक्षिणी जो बिंदु है वह कन्याकुमारी है और वह तमिलनाडु में आता है। अगला प्रश्न 16वां है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है, आप जानते होंगे, क्योंकि नीति आयोग की स्थापना 1915 में की गई थी और यह योजना आयोग की जगह पर बनी हुई संस्था है। इसे आप लोग बखूबी जानते होंगे। अगला प्रश्न है 17वां कि दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स, दलाल स्ट्रीट मुंबई में स्थित है और यहीं पे भारत का बड़ा शेयर मार्केट है, ये भी आप लोग जानते होंगे। अगला है 18वां प्रश्न, मीर बाकी किसका सेनापति था? यह करंट का भी प्रश्न है और ट्रेडिशनल भी प्रश्न है, क्योंकि अभी राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास हो रहा है और उसी दौर में इसकी चर्चा की जा रही है, मीर बाकी की। मीर बाकी बाबर का सेनापति था। इसी के नेतृत्व में या दिशा निर्देशन में बाबरी मस्जिद का निर्माण राम जन्मभूमि स्थान पर किया गया था। 19वां प्रश्न है कि विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज मूल रूप से ल्यूनीन ने किया था, ल्यूनीन। किंतु 1911 में फंक ने विटामिन नाम रखा था, ल्यूनीन इसका नाम ग्रोथ फैक्टर रखे थे, जबकि फंक ने इसका नाम विटामिन रखा। इसीलिए कई किताबें आंसर इसका फंक को लगाती हैं। आपसे यदि प्रश्न पूछा जाए और दोनों आपके ऑप्शन रहे तो ल्यूनीन को लगाइएगा, फंक ल्यूनीन न रहे तो फंक आंसर हो जाएगा विकल्प। अगला जो प्रश्न है फ्रेंड्स वो यह है कि नेत्रदान में आँखों का कौन सा हिस्सा दान किया जाता है? तो नेत्रदान में आँखों का जो हिस्सा होता है वो कार्निया दान किया जाता है। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर 21वां प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत थे। यह 1937 के चुनाव में, स्वतंत्रता से पहले ही, जब उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत होता था, उस समय यह नियुक्त हुए थे और उस समय मुख्यमंत्री नहीं बल्कि इस पद को प्रधानमंत्री के नाम से जाना जाता था। जबकि सुचेता कृपलानी पहली महिला मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश की। अगला है भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? भारत की राजधानी दिल्ली 1912 में बनी थी, इससे पहले कोलकाता थी। अगला प्रश्न है 23वां, भारत भवन कहाँ स्थित है? भारत भवन दो हैं, एक भारत में है और दूसरा भारत से बाहर है। भारत में जो भारत भवन स्थित है, इंडिया हाउस स्थित है, वो भोपाल में है,
जबकि विश्व में लंदन में है, ये भी जानते रहिएगा। फिर 24वां प्रश्न है कि उत्तर दिशा में बहने वाली एकमात्र भारतीय नदी कौन सी है? तो उत्तर दिशा में बहने वाली एकमात्र भारतीय नदी सोन है, इसका विकल्प डी है, यह भी क्लियर रहे। फिर अगला प्रश्न है कि 25वां प्रश्न कि बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बीबी का मकबरा दक्षिण भारत में स्थित है, इसके निर्माता औरंगजेब थे। इसे फूहड़ ताजमहल भी कहा जाता है और इसका निर्माण औरंगाबाद में हुआ है, महाराष्ट्र में। फिर 26वां प्रश्न है कि मीर बाकी किसका सेनापति था? इसको हम लोग अभी देखे भी हैं कि यह बाबर का सेनापति था। फिर 27वां प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1956 में की गई थी और इसके अध्यक्ष फजल अली थे। इसीलिए इस आयोग को कभी कभी फजले अली आयोग भी कहा जाता है। 28वां प्रश्न है कि भारत एवं पाकिस्तान के मध्य की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो भारत एवं पाकिस्तान के मध्य की सीमा रेखा को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर 29वां प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम क्या था? मध्य प्रांत, फ्रंटियर प्रांत, संयुक्त प्रांत, इनमें से सभी। मध्य प्रांत और फ्रंटियर प्रांत इसके नाम नहीं थे। संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम था, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? यह करंट के और ट्रेडिशनल दोनों प्रकार के प्रश्न है। इसका आंसर होगा 8। अभी आप जानते होंगे कि केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 हो गई थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया था, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। इस तरह से पहले से 7 और यह 2 9 हो गए थे, किंतु हाल ही में दादरा नगर हवेली और दमन दीव को सम्मिलित कर दिया गया है, मिक्स कर दिया गया है, जिससे फिर से केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या घट गई है, यानी अब 8 रह गई है। फिर 31वां प्रश्न है कि अब तक कुल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं चली हैं? भारत में 1951 से लेकर के 2017 तक कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली हैं, आप जान रहे होंगे। इसके बाद से पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त कर दी गई हैं और इनके जगह पर सरकार ने दूसरे ढंग की योजनाएं स्टार्ट की हैं, जो भारत विजन करके है। उसे हम लोग अर्थव्यवस्था वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। 32 प्रश्न है कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी किसका पूर्व नाम था? तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी अरुणाचल प्रदेश का पूर्व नाम था और यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और रिपीटेड है। फिर 33वां प्रश्न है कि भारत का कौन सा बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह है? मतलब भारत के किस बंदरगाह को ज्वारीय बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? तो भारत का गुजरात का जो तट है वह ज्वारीय तट कहलाता है और उस पर स्थित कादला बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह कहलाता है। जबकि मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है और कोलकाता भारत का एकमात्र बंदरगाह है जो नदी तट पर स्थित है, और चेन्नई भारत का प्राचीनतम कृत्रिम बंदरगाह है, आर्टिफिशियल बंदरगाह है। यह भी आप याद रखिएगा। 34वां प्रश्न है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? मानव शरीर में 7 छोटी बड़ी ग्रंथियां होती हैं, प्रमुख ग्रंथि, जिसमें पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि सबसे बड़ी होती है, सबसे छोटी होती है, और यह मानव शरीर के मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस भाग में स्थित होती है, यह भी याद रखिएगा। जबकि सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो थायराइड ग्लैंड होती है। 35 प्रश्न है कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है और मुख्यमंत्री इसका वास्तविक या कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख माना जाता है। जबकि राष्ट्रपति केंद्र का या संघ का संवैधानिक प्रमुख और प्रधानमंत्री संघीय कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख माना जाता है। 36 प्रश्न है, यह भी अति महत्वपूर्ण है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? नदी द्वीप का मतलब नदी के मध्य में जो द्वीप स्थित हो उसे नदी द्वीप कहते हैं। यह भारत में ही स्थित है
और यह विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो मंजुली है, भारत के ब्रह्मपुत्र नदी में असम में स्थित है। असम का नाम अभी असोम हो गया है, आपको याद होगा। फिर 37वां प्रश्न है कि बजट का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा, बजट शब्द भारतीय संविधान में उल्लेखित नहीं है। इसके लिए वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द दिया गया है संविधान में, और यह अनुच्छेद 112 में उल्लेखित है। फिर 38वां प्रश्न है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। तो फ्रेंड्स, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना यह एक साम्यवादी या वामपंथी संगठन था। 1900 जब 37-38 में कांग्रेस के और सुभाष चंद्र बोस के मध्य विवाद हुआ तो इनको कांग्रेस से हटा दिया गया। अब हटाने के बाद से जब ये बंगाल पहुंचते हैं तो इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, जो 1939 में स्थापित हुआ था बंगाल के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है 39 प्रश्न कि इंडिका के लेखक कौन थे। इंडिका के लेखक आप जानते होंगे कि जो सेल्यूकस निकेटर था, चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ, उसी के प्रतिनिधि स्वरूप राजदूत के रूप में मेगास्थनीज पाटलिपुत्र में आया था और अपने अनुभवों को उसने किताब का नाम दिया और उसे ही इंडिका के नाम से जाना गया। हालांकि मूल रूप में अभी यह उपलब्ध नहीं है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा था। प्लिनी और स्ट्रोबो के बारे में जानते हैं, यह भी विदेशी लेखक हैं। 40वां प्रश्न भी अति महत्वपूर्ण है कि ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जबकि बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार थे। वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री माने जाते हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष थे, यह भी आप जानते होंगे। 41वां प्रश्न है कि चावल का कटोरा किसे कहा जाता है। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब और छत्तीसगढ़। चावल का कटोरा उपाधि छत्तीसगढ़ को दी गई है क्योंकि यहाँ पर चावल की उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, जबकि सबसे ज़्यादा चावल उत्पन्न कहाँ होता है, पश्चिमी बंगाल में। हम लोगों का यूपी वाला इलाका भी है, यहाँ पर भी चावल होता है, लेकिन गेहूं की मात्रा सबसे ज़्यादा यूपी में होती है, जबकि गेहूं की उत्पादकता सबसे ज़्यादा पंजाब में होती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक अफीम की खेती कहाँ होती है। ऑप्शन है असम, जम्मू कश्मीर, पंजाब और उत्तर प्रदेश। इसका आंसर है बी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में अफीम सर्वाधिक मात्रा में उगाया जाता है, जबकि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में अफीम की खेती उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होती है। फिर 43वां प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मृदा कौन सी है। काली, लाल, जलोढ़ एवं बलुई। इन सभी में सर्वाधिक परसेंटेज या सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मृदा जलोढ़ मृदा है, जो लगभग 22% एरिया को कवर करती है भारत के टोटल एरिया में। 44वां हम लोगों का प्रश्न है कि आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है। कृषि, उद्योग, बैंकिंग, इनमें से कोई नहीं। आबिद हुसैन समिति का संबंध उद्योग से है। उद्योगों का इन्होंने वर्गीकरण किया था। लघु, बृहद और अन्य उद्योगों का जो वर्गीकरण देखते हैं, उनका वैलिड जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, वो इन्हीं का माना जाता है, आबिद हुसैन का। इन्हीं की जो समिति बनी थी, इन्हीं की अध्यक्षता में उसे आबिद हुसैन समिति कहा जाता है। 45वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बैंक का मुख्यालय कहाँ है। IMF, यह है IM और F, यह IMF है। इसका जो मुख्यालय स्थित है वो वाशिंगटन DC में है, और वाशिंगटन DC अमेरिका की राजधानी है, आप जानते होंगे। DC का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बैंक IMF और वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन DC में ही है और एक दूसरे के सामने है। फिर 46 प्रश्न है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली किससे संबंधित है। शिक्षा से, रोजगार से, राशनिंग व्यवस्था से, बैंकों से। यह पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिव जो सिस्टम है,
यह राशनिंग व्यवस्था से संबंधित है और ये पंचायती राज विभाग के अंतर्गत बहुत बड़ा यह सिस्टम है, जिसके अंतर्गत राशनों का, खाद्यान्नों का बीपीएल कैटेगरी या एपीएल कैटेगरी को लोगों को वर्गीकृत है उनको अब दिया जाता है, राशन की व्यवस्था की जाती है। फिर 47 प्रश्न है कि जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यह किस प्रकार का कर है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, उपकर या उपरोक्त सभी? यह अप्रत्यक्ष इनडायरेक्टली टैक्स है, यह जानते रहिएगा, यह भी प्रश्न रिपीटेड है। फिर है किस विटामिन के कारण ब्लड का थक्का जमता है, मतलब ब्लड की क्लॉटिंग किस विटामिन के कारण होता है? तो यह विटामिन के है, और विटामिन के की अनुपस्थिति में या कमी हो जाने के कारण मानव शरीर में ब्लीडिंग बहुत देर तक होता है और ब्लड का क्लॉटिंग समय से नहीं हो पाता है, जिससे रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। याद रखिएगा, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न था। फ्रेंड्स, अब हम लोग अंतिम प्रश्न के तरफ आए हैं। 49 प्रश्न है, सेकंड लास्ट है कि अंतरिम सरकार जो 1946 में गठित हुई थी, इसका अध्यक्ष कौन थे? पहला है गवर्नर जनरल, दूसरा विकल्प है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है महात्मा गांधी, चौथा है वल्लभ भाई पटेल। तो फ्रेंड, इसका आंसर जो है वह पंडित जवाहरलाल नेहरू ना होकर के वल्लभ भाई पटेल होता है। क्यों, सॉरी, वल्लभ भाई पटेल नहीं, गवर्नर जनरल होता है। गवर्नर जनरल इस अंतरिम सरकार के अध्यक्ष थे, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके उपाध्यक्ष थे। जो ये मंत्रिमंडल था उसके प्रमुख के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है, जबकि सरकार की अध्यक्षता गवर्नर जनरल कर रहे थे। ये कई बार प्रश्न पूछा है, इसे भी आप जानते रहेंगे। अगला प्रश्न है 50वां अंतिम प्रश्न कि पानीपत का तृतीय युद्ध किनके किनके मध्य हुआ? विकल्प है अकबर हेमू, बाबर इब्राहिम लोदी, मराठे एवं अहमद शाह अब्दाली, चौथा है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। इसका आंसर होगा मराठे एवं अहमद शाह अब्दाली। यह 1761 में युद्ध हुआ था, जबकि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, जबकि पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के मध्य 1556 में हुआ था। और मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य दो युद्ध हुए, जिसे तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध कहते हैं। वो 1791 एवं 1191 में हुआ था। तो यह प्रश्नों का महत्वपूर्ण हिस्सा था। यह हमारे मीमांसा टाइम्स चैनल्स की तरफ से है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें, इसे शेयर करें, ताकि इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिले, और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हम ऐसे ही लगातार मॉडल पेपर, टेस्ट पेपर या संभावित प्रश्नों की श्रृंखला लाते रहे हैं। इसी श्रृंखला का यह दूसरी कड़ी थी। आप पहली कड़ी या पहला जो मॉडल पेपर है संभावित प्रश्नों का, वो अभी 50 हिंदी के हैं, वो इस चैनल पे जाके, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।